नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। और जो साथी हमारे दूसरे चैनल कल बड़ा खेला हो गया, आप लोगों ने देखा भी। देर रात मैंने एक वीडियो एडिट किया और वो लगाया भी, आप लोगों ने उसको भी शायद देखा। आज हम बात करेंगे इसी बात पर कि सबसे बड़ी खबर यही है और जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब ढूंढने के तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। हमने भी कुछ कयास लगाए और उसके कई आधार हैं। पहले आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं जिसकी मैंने चर्चा की है। 5 मिनट 12 सेकंड का जो वीडियो है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ जाता है कि क्या होने वाला है। और फिर हम पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर और बात करेंगे धनखड़ साहब का कैसे बीजेपी में आना हुआ, कैसे जाना हुआ, अब क्या होगा आगे, इन सब पर भी बात करेंगे। पहले वीडियो देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सब 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थमा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी लीडर ऑफ द हाउस सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। लीडर ऑफ द हाउस सर, सबसे पहले हाँ सर, यू सेड सो सर, यू सेड सो सर। नो 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 एक सेकंड। The honorable leader of the opposition, 1 second sir, the honorable leader of the opposition has made his point and only there are 1 minute, okay sir. सर, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील, और हमने 2 महीने लीडर ऑफ द हाउस now sir, now you have made your point sir. Only what leader of the house will go on record. No, leader of the house सर, लीडर ऑफ द हाउस, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मिनट मैडम जी शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। नो सर, ask them to sit. Let us have good debate. अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? Honorable members, तो सुन लो। 1 second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को
देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record, you should know। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन आवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। Is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. सुन लिया आपने बने। देखिए ये जो नड्डा साहब बोल रहे हैं, हालांकि ये बीजेपी के तमाम हाल के नेताओं में ये अहंकार है। उन्होंने पहले कहा कि चिल्लाइए मत, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तर्क रखिए, खुद चिल्ला रहे हैं। और इन लोगों की आदत है, वो चाहे अमित शाह हो, सबको अमित शाह बनना है, वो चाहे आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, निशिकांत दुबे हो, अनुराग ठाकुर हो, सब अमित शाह बनने में लगे हुए हैं। अमित शाह मतलब मैं जो बोल रहा हूं मान लो, नहीं तो समझ लो तुम क्या हूं मैं, वो वाला भाव रहता है। और जो कहा कि कुछ नहीं जाएगा रिकॉर्ड में, मैं कह रहा हूं, ये क्या है? ये भी अहंकार है। और जिस तरीके से शुरुआत में जो 267 की जग का जिक्र कर रहे थे नड्डा साहब, जिसके तहत खड़गे साहब को बोलने दिया गया, खड़गे साहब ने बोला और उसमें वो तमाम बातों का जिक्र किया जिस पर कांग्रेस पार्टी चर्चा चाहती है, विपक्ष चर्चा चाहता है। और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है, सबसे देश के लिए जरूरी मुद्दा जो है, वो ऑपरेशन सिंदूर जो कथित तौर पे इन्होंने किया। कथित तौर पे इसलिए कर रहा हूं कि क्या किया कुछ समझ में नहीं आया, किसके लिए किया था ये समझ में नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का ऑपरेशन कर रहे थे या किसी को सिंदूर लगाने गए थे, क्या करने गए थे, समझ में नहीं आया। किसी को पूजना भी सिंदूर लगाना होता है। हम लोग के गांव में किसी पत्थर पे सिंदूर लगा देते हैं, मतलब पूज दिया उसको, ये भी होता है। तो वो समझ में नहीं आया। अब जो है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप ने जो कहा, उन तमाम बातों का जिक्र किया खड़गे साहब ने, वो जिक्र जो है वो तो आ गया उसमें। धनखड़ साहब ने कहीं आपत्ति नहीं की कि ये नहीं जाएगा उसमें रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड में गया। और यही बात जो है सबसे ज्यादा घातक बनी धनखड़ साहब के लिए, क्योंकि वो बीजेपी नहीं चाहती है कि चर्चा हो, और चर्चा हो तो उसके तरीके से हो, जिसको प्रधानमंत्री ने संसद शुरू होने से पहले जो बाहर प्रेस के सामने या कहिए कि मीडिया के लिए जो एक आलाप किया, वो एक आलाप था। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होता नहीं है, संवाद तो कहते नहीं, संवाद मतलब होता है मैं भी बोलूं आप भी बोले। तो जो एक आलाप किया, जो स्तुति गान किया अपने कर्म का, महान मैं, इतना आत्ममुग्ध आदमी और झूठा आदमी, वही वैसे ही झूठा ये नड्डा जो बोल रहे हैं। मैं वापस आपको सुनाऊंगा क्या झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये विजयोत्सव है, मतलब आप इसकी नेगेटिव बात मत कीजिए, कहीं कोई आलोचना मत कीजिए। विजय उत्सव है और मोदी मोदी कीजिए, क्योंकि भारतवर्ष का मतलब मोदी हो गया है। ब्रह्मांड में अगर एक ही शक्ति हो, ब्रह्मा के बाद अगर कोई आया है तो वो स्वयं मोदी है, अवतरित हुए। और वो केवल मोदी नहीं है, त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संगम है नरेंद्र मोदी। इसलिए मोदी मोदी कीजिए, विजयोत्सव मनाइए। लेकिन विजय का उत्सव किस बात के लिए? क्या हमारे 5 लड़ाकू विमान गिराए गए उसके लिए? विजय उत्सव किस बात के लिए? क्या हमारे 26 लोग मारे गए उसके लिए? जो सिंदूर की बात कर रहे हैं, जो माताओं बहनों के जो सिंदूर उजड़े उसके लिए विजयोत्सव है? या विजयोत्सव है कि 5 आतंकी हम नहीं पकड़ सके, इस पर विजय मनाइए कि हम नहीं पकड़ सके, मानवता के नाते हमने छोड़ दिया? या
इस बात का विजय उत्सव है कि हमने बिना कारण सरेंडर कर दिया या कहिए सीज फायर कर दिया, पाकिस्तान से कोई कमिटमेंट नहीं लिया, पाकिस्तान हमारे सामने झुका नहीं, तो लड़ाई शुरू क्यों की है, लड़ाई खत्म की। क्या विजय उत्सव इस बात के लिए मनाया जाए कि जो 9 ठिकाने ध्वस्त किए, वो हमारे संसद सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान ने उन 9 जो ठिकाने थे उसका पुनर्निर्माण शुरू कर दिया, उसके लिए? या विजयोत्सव इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 देशों ने उनको विशेष पुरस्कार दिया, अपने राष्ट्र का महान पुरस्कार दिया, उसके लिए विजयोत्सव? किस बात का विजयोत्सव? अब देखिए क्या कहा नड्डा ने, एक बार फिर से वो सुनिए नड्डा क्या कह रहे हैं। एक ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में, एक मिनट मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, प्लीज द लीडर, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो नो इट्स एन आस्क देम टू स्टॉप। Let us have good debate. अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरे तर्क तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर श्री मैं ये कह रहा हूँ नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्लान। ये देखिए, ये जो अभी लाइन उन्होंने बोली कि आज तक आजादी के बाद ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, ये कितना बड़ा झूठ है। 1965 जो, चलिए मान लीजिए कि वो 1947-48 में जो जम्मू कश्मीर पे जो हमला किया था पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कराया था और युद्ध हुआ था, जो पहला युद्ध था आजादी के बाद, उसमें इनकी भाषा में मान लीजिए कि अगर 3 दिन और युद्ध लड़ लेते तो पाकिस्तान हमारा हो जाता, समस्या नहीं रहती, ये जम्मू कश्मीर हमारा हो जाता और जम्मू कश्मीर समस्या के तौर पे नहीं होता। और नेहरू की वजह से सब गड़बड़ी हुई। पटेल साहब तो चाहते थे कि लड़ लिया जाए, सेना भी चाहती थी, इतनी बहादुर हमारी सेना, लेकिन दस्तावेज में हालांकि दर्ज है कि पटेल साहब भी नहीं चाहते थे। सेना ने भी कहा था कि हमारे पास इतनी सारी चीजें अब नहीं बची है, और बैठ करके तय हुआ कि हमको अब रोक देना चाहिए, चूंकि गड़बड़ हो जाएगा, हमारे पास संसाधन नहीं। चूंकि हम देश आजाद हुआ था, भूखमरी कुछ साल पहले ही भयानक अकाल पड़ा था, लाखों लोग इस देश में मरे थे, अनाज नहीं था। आपको पता है कि 1965 के बाद जब हरित क्रांति हुई 1966-67 में, उसके बाद देश आत्मनिर्भर हुआ। 68 के बाद बेसिकली आत्मनिर्भर हुआ देश अनाज के मामले में। तो बहुत बुरी हालत थी देश की, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद हम आजाद हुए, और हमारी आजादी में वो जो मानसिक गुलामी शामिल थी, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, वो फलाना है, ये सब गुलामी, आज तक वो गुलामी ढोई जा रही है, तो वो सब शामिल थी। उसके बाद चलिए उन्हीं के शब्दों में मान लीजिए कि हाँ वो युद्ध में गड़बड़ी हो गई। अब आगे बढ़िए तो 1965 क्या था? अब कहेंगे कि ताशकंद समझौता हुआ और सब दे दिया था। फिर 1971 क्या था? 1971 में 2 देश बने। निशिकांत दुबे ने कहा कि हालांकि वो बांग्लादेश बनाना बहुत बड़ी गलती हुई, इंदिरा गांधी ने गड़बड़ किया, उससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। अच्छा होता वो 2 बांग्लादेश बनाते, एक हिंदू बांग्लादेश, एक मुस्लिम बांग्लादेश। ये 11 साल से सत्ता में हो भाई आप। इंदिरा गांधी कब सत्ता में आई थी? कब प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी? और कब 1971 हुआ था? कितने साल लगे थे? 1965 के बाद, 66 के बाद,
जब ताशकंद में मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई लाल बहादुर शास्त्री की, उसके बाद बनी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। और 1971 में वॉर हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो 5 साल में 6 साल में इंदिरा गांधी ने अपना जलवा दिखा दिया, जबकि वो गूंगी गुड़िया कहलाती थी। आज जिस तरह का मीडिया, उस तरह मीडिया नहीं था उस समय नेता भी जो है आलोचक, गहरे आलोचक नेता थे। आज की तरह पूछ हिलाने वाले नेता नहीं हुआ करते थे पार्टी के भीतर। और यही वजह रही कि जब 1974 75 आते आते देखिए देश में क्या हो गया। और जो उन्होंने जो सारे फैसले लिए, वो चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या खदानों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो प्रीवी पर्स का खात्मा हुआ, ये तमाम चीजें इंदिरा गांधी ने एक तरह से कहिए कि विदेशी मोर्चों पर भी दुश्मनों को ध्वस्त किया, और देश के भी जो दुश्मन थे, देश के भीतर आजादी के बाद भी जो संविधान लागू हुआ था, और संविधान में जो कहा गया कि आम आदमी का संविधान है, हर नागरिक बराबर है, उसकी बराबरी में कई सारे गड्ढे थे बड़े बड़े, उन गड्ढों को भरा इंदिरा गांधी। वो प्रीवी पर्स एक बड़ा गड्ढा था, वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो एक बड़ा गड्ढा था जो भरा उन्होंने, क्योंकि बैंक महाजनों के थे, महाजन अपने तरीके से इंटरेस्ट देते थे, वसूलते थे, जिसको मन किया दिया, जिसको मन किया नहीं दिया, पैसे डूब गए, कुछ नहीं उसका सुनवाई। खदानों का प्राइवेट, एक तरह से कहिए कि ये था निजी हाथों में था खदान, जिसे आज समझिए अडानी के हाथों में ढेर सारी चीजें दे दी गई, उसका राष्ट्रीयकरण। और देश की तस्वीर बदली। इंदिरा गांधी ने ये जो परमाणु परीक्षण हुआ उसी समय किया था। मोदी जी ने क्या किया है 11 सालों में, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, हम बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया इन्होंने, किस लिए 24 जो कहा खड़गे साहब ने भी, जो रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि 24 बार तो ट्रंप ने कहा कि हमने रुकवाया, एक बार मोदी ने नहीं कहा ट्रंप को कि भैया ट्रंप तुम चुप रहो, ये देश मेरा है और मैं, तुम बोलो तो तुम्हारे यहाँ युद्ध करवा दूं या रुकवा दूं। तू जानता नहीं है मैं नॉन बायोलॉजिकल है, पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने है, मैं तीसरा नेत्र खोलूंगा तो भस्म हो जाओगे, इतनी शक्ति है हमारे साधुओं संतों में। अभी मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे अमेरिका गायब हो जाएगा, धरती पे कहीं रहेगा नहीं, ऐसा भी कह देते, क्योंकि तो महान धार्मिक व्यक्ति हैं, इसी उस धर्म की वजह से दुनिया चल रही है, ये सृष्टि है ही इसी हिंदू धर्म की वजह से, अगर हिंदू धर्म नहीं होता तो सृष्टि होती नहीं। तो लोगों ने जबरन साले जिसको कहते हैं कोई मुसलमान बना दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया, कोई क्रिश्चियन बना दिया, कोई ज्यूज बन गए, कोई फलाना बन गए, वो सब बेईमानी हुई, ब्रह्मा के साथ धोखा किया सब लोग, कह देते हैं ऐसा। तो ये है हमारे देश में पसरा हुआ ढोंग, जगत गुरु बन जाते हैं, जगत गुरु। कौन जगत गुरु की उपाधि देता है, किसने कहा कि तुमको, कौन देश मान लिया कि तुम जगत गुरु हो भाई, जगत गुरु फलाना, और पलते हैं सारे ढोंग। मनुष्यों, सामान्य मनुष्य के पास भी उतने भेदभाव नहीं है, उतनी नफरत भरी नहीं है जितने इन जगत गुरुओं और ढोंगियों के पास है, नॉन बायोलॉजिकल लोगों के पास है वो नफरत, वो जहर। इतना जहर तो आम इंसानों के भीतर नहीं होता, इतना अहंकार आम आदमी के भीतर नहीं होता है जितना अहंकार आरएसएस और भाजपाइयों के भीतर है, और ये नकली साधुओं के भीतर है, पाखंडियों के भीतर है। संत होने का मतलब होता है निष्प्रिय हो जाना, संत होने का मतलब होता है एकाकार हो जाना, आत्मा परमात्मा का मिल जाना। परमात्मा मतलब वो परमात्मा को दूसरा धरती के बाहर बैठा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा का मतलब होता है दूसरा परम आत्मा जो बनाया गया है, लेकिन दूसरे की आत्मा मतलब सामने वाला व्यक्ति, जो संविधान ने जिसको स्वीकार किया है कि हम व्यक्ति की गरिमा को, भाईचारे को महत्व देंगे, हम लिबर्टी को, हम जस्टिस को, इक्वलिटी को वैल्यू देंगे, यही है परमात्मा और यही है असली धर्म जो संविधान में हमने लिख रखा है, लेकिन हम हालांकि मानते नहीं। हमें पसंद आते हैं जब कोई कहता है कि मुसलमानों को भगा दो, हमें पसंद आता है जब कोई मुसलमान नेता कहता है 15 मिनट का समय तो हिंदुओं को खत्म कर देंगे, हमें पसंद आता है जब कोई ब्राह्मणों की बात करता है ब्राह्मण श्रेष्ठ है, हमें पसंद आता है जब कोई कहता है कि ब्राह्मणों को पीटो। ये जहर, ये नफरत संविधान नहीं मानता है, ये धर्म, ये जातियां, इन सब के बीच ये पाखंड भरा हुआ है। और भैया बनाया किसने, ये जातियां बनाई किसने, मैं तो बार बार उसको ढूंढ रहा हूं कि किसने बनाई, कहां पहली बार किसने आके कहा कि भैया तुम ब्राह्मण हो और तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम अस्पृश्य हो, कौन कहा, कैसे कहा, किस आधार पे कहा, ये सारा पाखंड था। अच्छा अपने लिए, जो ताकतवर था अपने लिए चुन लिया,
जो कमजोर था उसको किनारे कर दिया। आज भी होता है, जो मुख्यमंत्री है वो दादा बन जाता है, बाकी मंत्रियों को भेड़ बकरी समझता है। फिर भी जो मंत्री है वो अफसरों को, नौकरशाहों को भेड़ बकरी समझता है। फिर वो जो नौकरशाह है वो अपने नीचे वालों को गाली गलौज करते हैं। फिर वो दरोगा जी है वो सिपाही जी को गलियाते हैं। सिपाही जी आम आदमी, ठेला वाला, रिक्शा वाले को कूट देते हैं। ये जो हायरार्की है, ये जो सीढ़ी है, ये अहंकार की सीढ़ी। मैं प्रधानमंत्री, सबसे महान व्यक्ति, मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे खिलाफ बोले, मेरी आलोचना करो, ये सबसे बड़ा अहंकार। फिर मैं फलाना मंत्री, प्रधानमंत्री जी के सबसे नजदीक वाला व्यक्ति, फिर मैं फलाना मुख्यमंत्री। ये क्या है? ये अहंकार है, ये संविधान नहीं। संविधान कहता है कि आप नागरिकों के प्रति जो है जवाबदेह हैं, और जब नागरिकों को समस्या हो तो आप जाकर के उसके सामने बैठिए और देखिए समस्या क्या होती है। पर्यटन में निकल जाइए, ये नहीं है प्रधानमंत्री होना। इतना आसान पद नहीं बनाया गया संविधान में। प्रधानमंत्री मतलब क्या होता है कि सुख भोग। प्रधानमंत्री मतलब होता है कष्ट भोग। देश का एक एक नागरिक जब तक चैन की नींद न सो जाए तब तक आप न सोए। इतना बड़ा सत्र शुरू हुआ, मॉनसून सत्र, इतने सारे हंगामे हुए देश में, सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी, पूरी व्यवस्था, पूरा तंत्र अस्त व्यस्त परेशान है। वहां SIR हो रहा है, पूरा बिहार की जनता जो है दौड़ रही है डॉक्यूमेंट लाने के लिए। वहां ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, सेना परेशान है कि हमारे पास हथियार नहीं है लड़ने के लिए। लोग परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं, चीन पाकिस्तान एक हो गया तो देश की तो बंटाधार कर देंगे, और ये प्रभु मग्न है हमको अवार्ड लाने, फिर निकल पड़े। इतना महान है इनका। सबसे महान व्यक्ति इस देश में यही है, इस धरती पे। इतना बड़ा अहंकारी व्यक्ति तो कोई पैदा नहीं हो। रावण भी मुझे लगता है छोटा था, रावण से भी बड़ा अहंकारी व्यक्ति है। लेकिन कौन बोले, डर लगता है सबको। पता नहीं कौन आके मार देगा, गुंडे आ जाएंगे कार्यकर्ता के नाम पर, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, क्या हो जाएगा। कर भी सकते हैं क्या? इनको मारने के अलावा कुछ आता नहीं है। ढेर सारे लोगों ने आत्महत्या की है इनकी वजह से। आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। जो नहीं झुके उनको तोड़ दिया। हम आप तो जो है वो कीड़े मकोड़े, इसलिए हम ये तो पैर रखेंगे चलेंगे, उसमें भी दब के मर जाएंगे। हम पे नजर नजर डालने की जरूरत नहीं है इनको मारने के लिए। वो चलेंगे चलते हुए, जिसे है ना कि जैन साधु होते हैं वो शाम में नहीं निकलते हैं, विश्राम करने लगते हैं, या बड़ा उनको लगता है कि हम चल रहे हैं तो पता नहीं कौन अनजाने में मृत्यु हो जाएगी उसकी। हम लोग तो उस तरीके वाला जीव। हम लोग की हैसियत क्या है? बड़े बड़े लोगों की हैसियत नहीं, धनखड़ साहब की हैसियत नहीं हुई। धनखड़ साहब कितना बैटिंग कर रहे थे, याद कीजिए। धनखड़ साहब जब आए थे पार्टी में 2003 में, बताया जा रहा है कि 2003 में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, बीजेपी। इसके पहले जो वो सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जगहों पे जो है हाई कोर्ट्स में वो एडवोकेट थे, प्रैक्टिस करते थे। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे भी वो चुने गए थे। फिर उसके बाद जो है 90 के दशक में राजनीति में आए, और झुंझुनू से जनता दल के लोकसभा सांसद चुने गए थे, बीपी सिंह का कार्यकाल। लेकिन बाद में जब चंद्रशेखर की सरकार बनी तो संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बने वो, और फिर 2003 में भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के दौरान क्या क्या किया ये सबको पता है, आपको भी पता है। कितना राज्य सरकार के साथ टकराव हुआ और पैरेलल सरकार चलाई उन्होंने पश्चिम बंगाल में, पैरेलल सरकार चलाई। और उसके बाद जो है 2022 में इनको उसका इनाम मिला और ये उपराष्ट्रपति बनाया गया। 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। और उसके बाद उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, और सभापति के तौर पे कितने महान महान काम किए आप सबके सामने। लेकिन ये भी बता दें आपको कि इन पे जो आरोप लगता रहा कि ये पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। जो सभापति हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे सदन का हेड होता है। और सदन का हेड होने का मतलब होता है कि सबके प्रति आपके बराबर भाव है, आप संवैधानिक पद है, उसकी मर्यादा भी होती है। खाली पद कुर्सी नहीं है,
उस कुर्सी की मर्यादा भी होती है, लेकिन उन मर्यादाओं को किस तरह से ध्वस्त किया कि महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया इनके खिलाफ, इनको हटाया जाए। बड़ा दुखी हुए थे बड़ा कि धनखड़ साहब उस समय, हालांकि वो आगे पता नहीं क्या हुआ, रुक गया वो। और उसके बाद जो है अब इस्तीफा दे दिया उन्होंने। इस्तीफे का क्या कारण कुछ नहीं पता। अब मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं। ये देखिए, इन्होंने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति जी ने, कल हमने रात में भी चर्चा की थी इस पर, चूंकि हमारे कार्यक्रम के बीच में ये आया था इस्तीफा इनका। फिर देखिए उन्होंने हिंदी में कहा, जो दैनिक भास्कर ने लिखा उसकी हिंदी, जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, इस देश में बड़े लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, फिर उसको हिंदी में लिखा गया और कहा कि माननीय राष्ट्रपति स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं जिक्र नहीं किया कुछ और। लेकिन ये भी आया कि देखिए कल ही के दिन उनको जो है पीआईबी ने दिया था मैसेज, उपराष्ट्रपति सचिवालय से देखिए मैसेज था कि वो 21 जुलाई को यानी कल 3:53 पे, मतलब लगभग पौने 4 बजे ये उपराष्ट्रपति के सचिवालय से, उनके दफ्तर से ये मैसेज फ्लैश हुआ था, दिया गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 23 जुलाई 2025 को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर राजस्थान जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जयपुर स्थित रामबाग पहले निर्वाचित समिति के सदस्यों से संवाद करेंगे। तो पौने 4 बजे तक तो इनकी तबीयत ठीक थी। अचानक ऐसा क्या होगा, कहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कहीं चर्चा नहीं। फिर स्वास्थ्य कारण जो है वो जाहिर है कि वो बनावटी कारण के तौर पर प्रेजेंट किया गया। और देखिए ये कांग्रेस ने उसके पहले कहा था, ये सब मांग की थी। और ये देखिए कि ये जिस तरीके से चीजें हुई उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जो मैंने वीडियो दिखाया 5 मिनट 12 सेकंड का, कि जो खड़गे साहब ने बोला और जो धनखड़ साहब ने अलाउ किया, रोका नहीं, ये नहीं कहा कि ये सब नहीं जाएगा रिकॉर्ड में, उसकी वजह से उनको झेलना पड़ा। तो बताया जाता है कि शाम में जो मीटिंग थी, जिस मीटिंग का जिक्र नड्डा साहब भी कर रहे हैं, उस मीटिंग में विपक्ष के लोग तो आए लेकिन सत्ता पक्ष का कोई नहीं आया। और फाइनली जो है उनको इस्तीफा करना पड़ा। अब उसके बाद देखिए कि अब इस्तीफा तो हो गया, अब आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होगा। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि वो इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। मंजूर नहीं होता तो इस्तीफा वो देते नहीं, गुस्से में इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, इस्तीफा उनसे लिया गया है, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। और हमारे देखिए साथी रात में भी चर्चा उन्होंने की थी, सुनील शुक्ल जी जो है आप जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार है और लंबे समय तक सरकार को कवर किया है। प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश दौरे, ढेर सारे विदेश दौरे किए उन्होंने, रेडियो में थे, अखबार में थे उस दौरान, और संसद को भी कवर किया है। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों आज ये इस बात की आशंका थी कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दे दी गई तो मुझे लग रहा था कि इसका राजनीतिक रिपरकशन होगा। लोकसभा में अध्यक्ष जी ने किसी को कुछ भी बोलने नहीं दिया। लोकसभा में जब विपक्ष के नेताओं ने इससे बात करनी चाहिए तो 2 बार के स्थगन में पूरे दिन भर के लिए स्थगित हो गया। लेकिन खड़गे साहब बोले और खड़गे साहब ने पहलगांव के मुद्दे का उल्लेख किया, ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, राष्ट्रपति ट्रंप का उल्लेख किया, इन तमाम बातों को उन्होंने कहा। और अगर आप याद कीजिए तो तत्काल इस पर प्रतिक्रिया दिया सदन के नेता ने, और उन्होंने उन्हीं विषयों पर आपत्ति की कि जिन नियमों के तहत इनको ये बात कहने के लिए अनुमति दी गई थी, उन नियमों के तहत इतने विस्तार से इस पर चर्चा नहीं हो सकती। देखिए सुनील जी ने जो कहा वही आज मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं अलग अलग बिंदु से, और इससे साबित हो रहा है। हालांकि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 75 साल वाला और ये दबाव है, ये सब फालतू की बात है, गॉसिप उड़ाया जा रहा है। और देखिए न्यूज़ 18 ने क्या लिखा है,
न्यूज 18 के लिखे का भी मतलब होता है, एनडीटीवी के लिखे का मतलब होता है। आप जानते हैं न्यूज 18 किसका है, एनडीटीवी किसका है, हालांकि पूरा गटर मीडिया किसका है ये भी आपको पता है। देखिए, कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। जगदीप धनखड़ ने 3 साल से कम समय तक सेवा की, अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। इससे भी पता चलता है कि उनका इस्तीफा रोका नहीं जाएगा। संसद के गलियारों में जगदीप धनखड़ की हाल ही में कांग्रेस के ये महत्वपूर्ण लाइनें सुनिएगा। संसद के गलियारों में जगदीप धनखड़ की हाल ही में कांग्रेस के कई विपक्षी नेताओं के साथ निकटता के बारे में चर्चा हो रही थी। उन्होंने पिछले सप्ताह बीपी इनक्लेव में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और रविवार को अरविंद केजरीवाल के साथ भी बैठक की थी। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एनजेएसी जैसे संस्था की वापसी के लिए जगदीप धनखड़ का अभियान भी सरकार के साथ मेल नहीं खाता था, ये न्यूज 18 कह रहा है। उसके अलावा कुछ ये भी मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि किसानों के लिए वो कह रहे थे कि किसानों के लिए जो आपने वादा किया था वो निभाइए, और ये बुरा लगा। शिवराज सिंह चौहान को ये बुरा लगा और ये प्रधानमंत्री जी को भी बुरा लगा। तो मानसून के भरे से आपने सुना ही, कल हमने भी सुनाया, आप लोगों ने सुबह सुबह कहा कि कहाँ सुना दिया यार, दिन खराब हो गया। लेकिन दिन तो धनखड़ साहब का खराब हो गया। आप लोग का तो ठीक ही गुजर गया, ढेर सारी न्यूज आ गई, हमारे भी व्यूज आ गए, हम भी चर्चित हो गए। तो ये जो है मूल ये रहा कि मानसून का जिक्र किया था प्रधानमंत्री जी ने। मानसून बड़ा अच्छा, हम लोग के अंदर भयंकर बाढ़ आई है, घर गिर रहे हैं, कई वीडियोज है, मैंने दिखाया नहीं, किसी समय मैं दिखाऊंगा। तो ये स्थिति है। तो इससे अब आगे क्या होगा, विजयोत्सव कैसे मनाएंगे, या कहें कि विजयोत्सव मनाया जाना था, उसमें धनखड़ साहब ने कीचड़ डाल दिया, अब इस कीचड़ में कोई नया कमल खिलेगा। ये कयास है, अनुमान है, विश्लेषण है, जो कहिए वो लगाइए, और हम सब भी लगाएंगे, हम चर्चा करेंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर। दोपहर में कुछ होता है तो बात करेंगे, नहीं तो फिर हम तो शाम की चौपाल में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।